नमस्कार, मैं सुमन श्रीवास्तव आर कन्या इंटर कॉलेज झांसी की प्रधानाचार्य हूँ। आप सभी का कक्षा 11 की अर्थशास्त्र के क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 3 विकास नीतियां और अनुभव, ये आपके अध्याय 3 का नाम है। इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। एक है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था और दूसरी बात आती है स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था। जब हम इन दोनों बातों को जान लेंगे बच्चों, तभी विकास और नीतियां और अनुभव का पाठ आपका कंप्लीट होगा। तो बच्चों, सबसे पहले विकास नीतियां और अनुभव, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या नीतियां बनी और क्या विश्व ने या देश ने अनुभव किया। इसके अंतर्गत आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पर और लोगों का प्रभाव यानी अन्य देशों का प्रभाव क्या रहा, ये सब हम जानेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि इस अध्याय के अंतर्गत दो बातें आती हैं। पहला, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका तात्पर्य यह है कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, उस समय की यथास्थिति क्या थी, उसका हमें वर्णन करना है, उसे हमें जानना है। उसी तरह स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद हमारे भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी, ये हमें जानना है। जब हम इन दोनों बातों को जान लेंगे बच्चों, तो स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस तरह विकसित हुई, कैसे आगे बढ़ी, कैसे विकासशील रही। तो सबसे पहले आज हम इस क्षेत्र को, इस विषय को, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के पूर्व। अब आप इस पे ध्यान न दें बच्चों, आप केवल इस पर ध्यान दें। इसका प्रभाव, इसका विकास, इसका अनुभव क्या था, हम इस पर पहले चर्चा करेंगे। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। बच्चों, आपको पता है कि देश आजाद होने के पहले भारत की स्थिति कितनी गंभीर थी, कितनी दयनीय थी। हम एक गुलाम कहलाते थे। हालांकि यहाँ हम थोड़ी सी इतिहास की बात आपसे करेंगे, क्योंकि बिना इतिहास जाने अर्थशास्त्र अधूरा है और अर्थशास्त्र तो सब में समाहित है, ये बच्चों आपको पता है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब हमारा देश गुलाम था, किसके अंदर था, किसके अंडर में था? ब्रिटिशों के। तो सबसे पहले आप ये ग्लोब देख रहे हैं। इस ग्लोब में आप ये स्थिति है भारत की, ये स्थिति आप देख रहे हैं, ये भारत है। तो कहा जाता है कि यूरोप जो था, यूरोप का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इसका क्या तात्पर्य है? यूरोप का सूर्य इसलिए अस्त नहीं माना जाता था कि इस यूरोप का विश्व पर कब्जा था, सब जगह इसका हस्तक्षेप था। तो इसीलिए कहा जाता था इसका सूर्य कभी नहीं डूबता। और उस समय ये भारत की जो स्थिति थी बच्चों, भारत बहुत मजबूत और कृषि प्रधान देश था। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसीलिए कहा जाता था कि एक संपन्न देश था। भारत में किसी चीज की कमी नहीं थी, हर व्यक्ति खाता था, हर व्यक्ति जीवित रहता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये जो भारत की स्थिति है, पहले जानिए कि कृषि का बोलबाला था, हर व्यक्ति खाना खा लेता था, हर व्यक्ति कपड़ा पहन लेता था और आराम की जिंदगी का जीवन व्यतीत करता था। लेकिन
ये यूरोप की जालसाजी देखिए कि जब उसने 17वीं शताब्दी के बाद जब उसने भारत पर कब्जा करना शुरू किया, जब इनका वर्चस्व हुआ तो भारत दिक्कत में आया। कैसे दिक्कत में आया कि भारत एक गुलामी का जीवन जीने लगा। भारत के अंदर उत्पादन तो होता था क्योंकि कृषि प्रधान था, 70% कृषि पर निर्भर था, तो कोई दिक्कत भारत के अंदर नहीं थी। ब्रिटिश इतना बुद्धिमान था या इतना चालाक था बच्चों कि वो चाहता था कि भारत के अंतर्गत जितने भी उत्पादन के स्रोत हैं या जो भी संसाधन है उसका हम पूरा का पूरा उपयोग करें। तो इस कारण उसने क्या किया, जो भारत के कच्चा माल था, जो भी रॉ मटेरियल्स होते थे, उन्हें यहाँ उत्पादित नहीं करता था, उसको यहाँ उत्पादन या उपभोग के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बनवाता था। वो सारा कच्चा माल अपने ब्रिटिश सरकार की तरफ ले जाता था, अपने यूरोप में ले जाता था और वहाँ पर बच्चों उसका उत्पादन करता था, उसको सामान को बनवाता था, उपभोग के लिए तैयार करता था और फिर पुनः उसको भारत में बेच देता था। तो इससे फायदा उसको ये होता था कि भारत अपने ही संसाधन का प्रयोग नहीं कर पाता था और सारा माल ब्रिटिश सरकार के पास चला जाता था और वो उसको लागत से ज़्यादा, आपको पता है कि जब भी कोई वस्तु बनाई जाती है, जब लागत उसमें कम होती है और जब हमने उसको पूरा तैयार कर लिया तो जब हम बिजनेस करेंगे, जब हम उसको बेचेंगे, जब हम उससे मूल्य वृद्धि करेंगे तो हम लाभ में होंगे। तो वो कमाई जो अंग्रेज करता था, वो अंग्रेज इससे अपना लाभ यानी प्रॉफिट कमाता था। तो ये उसकी नीति थी और जिसके कारण भारत की दशा धीरे 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 दयनीय होती चली गई। कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने इन मुख्य रूप से भारत के 3 क्षेत्रों में, किन-किन? कृषि, उद्योग और व्यापार, इन 3 क्षेत्रों में अपना पूरा वर्चस्व, अपना पूरा अधिकार जमाने का पूरी कोशिश कर दी और उससे लाभ उठाने लगे। अब प्रश्न ये उठता है कि जो कृषि प्रधान देश हमारा भारत, जिससे हमारे भारत की दिनचर्या चलती थी, उस पर एक मालिक आकर बैठ गया। अब वो मालिक क्या करने लगा? कृषि में का विदोहन करने लगा, उद्योग का विदोहन करने लगा और व्यापार का विदोहन करने लगा और सबका लाभ वो उठाने लगा। अब वो लाभ किसके लिए उठाता था? मुख्य रूप से अंग्रेजों के लिए था। सारी सुविधा अंग्रेजों के लिए थी। कहने का मतलब ये बच्चों, जो बचा खुचा, जो निचोड़ा हुआ जो सामग्री थी, वो केवल भारत को प्राप्त होती थी। तो भारत की सामाजिक स्थिति, भारत की व्यापारिक स्थिति, यानी जितनी भी स्थितियाँ थी, सबका पतन होता चला गया। अब हम अगर अलग अलग देखें कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत की क्या स्थिति थी, भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, तो अगर हम बहुत संक्षेप में, क्योंकि ये इतिहास का विषय है बच्चों और ये बहुत डिटेल में है, लेकिन आज हम आपको संक्षेप में आपको केवल इंगित करेंगे, संकेत करेंगे कि क्या स्थिति थी। तो संक्षेप में हम आपको बताएं, पहला हम कृषि को लेते हैं। तो बच्चों कृषि में देखिए सबसे बड़ी चीज क्या थी? मांग की तुलना में उत्पादन कम था, यानी कि जितनी डिमांड थी, अगर भारतीयों की भी ले लीजिए तो भारतीयों की भी मांग थी और वो तो अपनी मांग पूरी करते ही थे अंग्रेज, तो मांग की तुलना में उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार होने नहीं देती थी, वो सिर्फ अपने लाभ के लिए उत्पादन करवाती थी। दूसरी चीज, आगतों का उपयोग असंभव था। जो भी आय प्राप्त होती थी, आगत माने जो भी हमें प्राप्त होता था, जो भी हमें लाभ प्राप्त होती थी, वो भारतीयों के लिए बिल्कुल असंभव था। सारा लाभ अंग्रेज उठाता था। उसके बाद जमींदारों, ब्रिटिश सरकारों की अरुचि, इन्होंने बच्चों क्या किया था कि जगह जगह भारत में इन्होंने जमींदार बना दी थी, जमींदार प्रणाली शुरू कर दी थी और उन जमींदारों से कहा था इन किसानों से आप लगान लें और सबको कर्ज दे दिया था। तो कभी कभी क्या होता था बच्चे, जब किसान कर्ज नहीं दे पाते थे, ऋण नहीं चुका पाते थे, लेकिन लगान तो उन्हें देनी ही पड़ती थी और ये लगान जमींदारों को अंग्रेजों के पास पहुंचाना होता था और जो जमींदार लगान नहीं देता था तो उसको अपनी जमींदारी खोनी पड़ती थी। तो ऐसे में मजबूर हो करके, चाहे उत्पादन हो या ना हो, खेती हो
ना हो, कृषि पर प्रभाव जो भी पड़ रहा था उसका भुगतान हमारे किसान भुगत रहे थे। और जो जमींदार पैसे वाले थे तो वो अपना खुद का कृषि का व्यापार शुरू करने लगे थे, तो वो तो थोड़े से मजबूत हो गए थे। लेकिन अन्य लोगों पर ब्रिटिश सरकार का बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि जमींदारों ब्रिटिश सरकारों की अरुचि हो गई थी उनकी, यानी भारत की तरफ से उनको कोई लेना नहीं था कि भारत की जनता भूखी मर रही है, कि जी रही है कि नहीं, किसान ऋण से ग्रस्त है, क्या चुका पा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं था। उनको तो सिर्फ लगान से मतलब था। उसके बाद अधिक लगान वसूली, जो बात मैंने आपको बताई, अधिक से अधिक लगान लेते थे और खेती कितनी हो रही है, कृषि कितनी हो रही है, इससे कोई लेना देना अंग्रेजों को नहीं था। ऋणग्रस्तता बढ़ना, और ऐसे में क्या होता था, भाई किसान है, उनको अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती थी, उन्हें भी अपना जीवन चलाना पड़ता था, तो वो कर्ज ले लेते थे और कर्ज के दबाव से बेचारे मरे जा रहे थे। उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी कि उनको लगान भी देना और उनको अपना जीवन भी चलाना, तो वो कर्ज ले लेकर के अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद मानसून पर निर्भर, पर जो सबसे बड़ी बात थी कि भारत के अंदर जो भी कृषि थी वो मानसून पर निर्भर थी, यानी पानी बरसा तो खेती हुई, सूखा पड़ गया तो सारा प्रभाव किसान के ऊपर पड़ता था। अब जब मानसून पर कृषि निर्भर हो गई, दबाव किस पे आया, किसानों पे आया। लेकिन खेती हो ना हो, लगान हमें देना है, कर्जा हमें चुकाना है, तो किसान इस मानसिक दबाव में बिल्कुल दबे जा रहे थे और भूखों वाली भी स्थिति आ गई थी। उस समय भारत की कृषि की स्थिति जहाँ सोने की चिड़िया कहलाता था, वहाँ इन अंग्रेज़ों ने उन पर इतना दबाव डाला, इतना विदोहन किया और सारा सामान जो ले जा करके, जो किसानों की मेहनत थी, परिश्रम था, उसको अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल किया, तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि हर किसान ऋणग्रस्त हो गया और मानसून पर तो निर्भर रहना ही पड़ता था। और जब मानसून पर निर्भर रहना पड़ा तो कभी लाभ कमाया, कभी अपने जीवन चला पाए, कभी ना चला पाए। तो ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। तो बच्चों, अभी हमने कृषि की स्थिति जानी। अब उद्योग की स्थिति क्या थी? मुख्य रूप से किसी भी अर्थव्यवस्था के जो घेरा होता है, जिससे घिरा होता है, जो उसका पर्यावरण होता है, कृषि उद्योग के पास है। तो अब आता है उद्योग की। अब भारत की उद्योग की स्थिति स्वतंत्रता के पूर्व क्या थी? जब ब्रिटिश शासन था, मशीनें, लोहा आदि की कमी। सबसे बड़ी बात क्या थी कि हमारे भारत में ना किसी तरह की कोई मशीन था, ना लोहा था कि किसी चीज़ का और हम उत्पादन उद्योग को मिल खुलवा पाते हैं कुछ। मुख्य रूप से कॉटन, कपड़ा, रेशम, इन सब चीज़ की अधिकता थी। भारत इसके लिए निपुण था कि शिल्पकारी के लिए निपुण था और रेशम की, कपास के लिए निपुण था। मतलब इन सब चीज़ों में भारत का नाम लिया जाता था, भारत का बोलबाला था। लेकिन किसी तरह की नई मशीन, लोहा इत्यादि, जो इस्पात, इन सब चीज़ों की बहुत कमी थी। इस कारण कोई उद्योग धंधे हो नहीं पाते थे। दूसरा, ब्रिटिश सरकार का प्रयास न करना। और मुख्य बात ये थी, ये सब संसाधन जुटाए जा सकते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार चाहती नहीं थी। वो भारत को गरीब ही रखना चाहती थी, वो ही नहीं चाहती थी। सारा संसाधन बटोर करके अपने यहाँ ले जाना चाहती थी और वहीं पर उसका उत्पादन करती थी, सारा लाभ वहीं कमाना चाहती थी। चूँकि उसकी मंशा खराब थी बच्चों, इसलिए उसने किसी तरह का कोई प्रयास यहाँ नहीं किया कि इससे भारत देश लाभ उठा सके। तीसरा आता शिल्प कलाओं का पतन हुआ। हमने आपको जैसे बताया कि शिल्पकारी में भारत निपुण था, भारत में इसका वर्चस्व था, लेकिन इन लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया इनको बढ़ावा दिया जाए, इनके लिए कुछ मशीनें बनाई जाएं ताकि यहाँ पे उत्पादन हो सके। ऐसा उन्होंने नहीं किया। फिर आता है निर्यात वाली वस्तुओं पर ही बल दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, वही वस्तु वो यहाँ से ले जाते थे जिनका लाभ वो अपने देश में उठा पाते थे, कि केवल उन्हीं वस्तुओं को जिनके लाभ में उनकी रुचि थी, वही भारतीयों से वो उत्पादित करवाते थे कि बस वही कच्चा माल वो तैयार करें जिसके लिए उन्हें लाभ मिल सके। तो निर्यात पर उन्होंने बल दिया, लेकिन किसके लिए? स्वयं अपने लिए। तो इस प्रकार कृषि और उद्योग में उनकी उदासीनता साफ जाहिर होती है कि वो भारत को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते थे और हर जगह उनकी स्वार्थपरता निहित थी। उसके बाद आता है व्यापार।
व्यापार के क्षेत्र में बच्चों विदेशी व्यापार सीमित था। वो चूंकि निश्चित है जब वो अपने लाभ में ब्रिटिश सरकार रहेगी तो वो क्यों विदेशी व्यापार पर बल देगी, तो वो क्या था, बिल्कुल क्षेत्र सिकुड़ करके छोटा हो गया था। इंग्लैंड में ही अधिक व्यापार होता था, वो जितना भी कमाई का साधन था वो सब यहाँ से उठा के ले जाते थे और वहीं पर लाभ प्रॉफिट वो अपनी सरकार को लाभ देते थे। यानी ब्रिटिश में ही उनकी सारी व्यापार की प्रक्रिया चलती थी और वहीं वो लाभ कमाते थे। कच्चे माल पर का ही निर्यात करते थे। और ये देखिए सबसे बड़ी बात उनकी थी, जो रॉ मटेरियल्स हमारे पास थे, जो कच्चा माल यहाँ से क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे। इंडिया के अंदर उस समय इतनी गुणवत्ता थी सामानों में, वो सारी क्वालिटी वाइज सामानों को अपने यहाँ ले जाते थे और उसका मशीनीकरण करके उसको बना करके उत्पादित करके उसमें अधिक पैसा लगा करके उसको बेचते थे और लाभ कमाते थे। तो भारत को कभी भी उस कच्चे माल का प्रयोग उन्होंने नहीं करने दिया। उसके बाद इंग्लैंड द्वारा उपभोग की वस्तु बनाना, वही बात हमने आपसे कही, यहाँ से सामान ले जाते थे और वहाँ जा करके अपने उपभोग की वस्तु या आवश्यकताओं की वस्तु को बनाते थे। जब उनसे पूरित हो जाता था तब आकर के वो भारत में उसको बेचते थे और पैसा कमाते थे भारतीयों से। जो बेचारे भारतीय खरीद पाते थे, ले पाते थे तो उसका उपभोग कर पाते थे, और जो नहीं कर पाता था वो बेचारा लाचार होता था। अब ये देखिए स्रोत भारत का और लाभ इंग्लैंड उठा रही है, तो ये बहुत बड़ी दूरी थी व्यापार के क्षेत्र में, जिससे भारत का पतन होता जा रहा था व्यापारिक क्षेत्र में और भारत बहुत दयनीय स्थिति में आ गया था। तो इस प्रकार बच्चों कृषि, उद्योग और व्यापार तीनों को अगर हमने जैसा आपको बताया, तीनों ही क्षेत्र में भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल कुंठित हो गई थी, और जिसको उठाने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास भी किया हमारे भारतीयों ने, लेकिन उनका कुछ हो नहीं पाया। अंग्रेज़ों ने उन पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को देखें तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, अभी हम इस पर बात नहीं करते हैं तो इसको हम अभी हटाए दे रहे हैं। अभी हम केवल स्वतंत्रता की पूर्व की बात कर रहे हैं, तो हम पहले उसको अच्छे से स्पष्ट समझें। तो इन बातों से बच्चों क्या समझ में आया कि तीन तरह की स्थितियां स्पष्ट हुई: जनांकीय स्थिति, आधारिक संरचना और व्यावसायिक संरचना। यानी संक्षेप में अगर हम देखें तो किस तरह प्रभाव हमारा पड़ रहा था ब्रिटिश शासन के कारण। पहली जनांकीय स्थिति क्या है? पहली जो जनगणना हुई थी जो देश की थी वो हुई थी 1881 में। उसके बाद जब दूसरी जनगणना हुई वो हुई 1921 में। तो इसमें क्या पाया गया, जब जनगणना के आधार पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि साक्षरता दर बहुत कम थी, यानी इनकी पढ़ाई लिखाई पर, भारतीयों की पढ़ाई लिखाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बहुत लोग जो ऐसे थे जो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, उनकी साक्षरता दर बहुत कम थी। दूसरा, जन्म और मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, जन्म और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, और इसी के साथ साथ उनकी मृत्यु दर भी ज़्यादा हो रही थी, और जीवन प्रत्याशा दर बहुत नीचे थी। कहने का मतलब ये कि प्रति व्यक्ति आय और जो राष्ट्रीय आय थी, दोनों पर हमारे अंग्रेज बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका मतलब था केवल अपना लूट करके धन ले जाना और अपना देश को ऊंचा बनाना, ये इनकी पॉलिसी थी। तो क्या हो रहा था? अशिक्षा बढ़ रही थी हमारे यहाँ, जन्म मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही थी, जीवन प्रत्याशा की दर बहुत ज़्यादा नीची होती जा रही थी, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी लाचार होते जा रहे थे। उसके बाद आता है आधारिक संरचना पर अगर हम गौर करें तो हम क्या पाते हैं? सड़कें, रेल, परिवहन, इस सब की तो व्यवस्था हुई, लेकिन किस मंशा से हुई? पहली थी सड़कें अंग्रेजों के लिए बनाई गई। जो भी सड़कों का निर्माण हुआ उसमें केवल अंग्रेजों को छूट थी, अंग्रेजी उसका लाभ उठाते थे। फिर भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सीधी सी बात है कि जब लाभ वो अपने लिए कमाएंगे तो जिस देश के वासी उनको लाभ नहीं मिलेगा तो उनका ऊपर अनुकूल प्रभाव कैसे पड़ सकता है? वो तो प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा। ये बहुत निराशाजनक बात थी। उसके बाद समुद्री जलमार्गों का निर्माण भी जो हुआ, समुद्र के रास्ते से आने जाने का जो हुआ, वो भी अंग्रेजों के लाभ के लिए था, अंग्रेजों के लिए ही था। फिर संचार सुविधा, वो भी अंग्रेजों के लिए थी। यानी जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत भारत के अंदर किया वो सब क्या था? अपने लाभ के लिए किया। भारतीयों को उसमें कोई भी फायदा नहीं था। रेल भी चली तो उसमें केवल उनके ही निर्यात आयात की चीज़ें उपयोग में लाई जाती थी, मतलब भारतीय उससे लाभ नहीं उठा पा रहे थे। तो यहाँ भी भारतीयों के लिए असफलता ही हाथ लग रही थी।
अब आता है व्यवसायिक संरचना। जैसा कि हमने आपको इसमें बताया, व्यवसायिक संरचना में जो कृषि पर आधारित थी और सेवा में नौकरी बहुत कम लोगों के पास थी, वो देते ही नहीं थे, और कृषि पे भी जो लोग किसान इत्यादि जो भी काम करते थे उनका लाभ वो स्वयं उठाते थे। तो अगर हम टोटल इस तरह से देखें बच्चों, तो हम ये देखेंगे कि हमारा भारत बहुत ही दयनीय और गंभीर स्थिति से गुजर रहा था। भारत की कोई मंशा पूरी नहीं हो पा रही थी, हम गुलाम की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस प्रकार कृषि, उद्योग और व्यापार तीनों की परिस्थितियों पर जब हमने ध्यान दिया, तो हम और संक्षेप में निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि पहला, भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर या स्वतंत्रता के पूर्व क्या थी? नंबर 1 विकासशील अर्थव्यवस्था थी, दूसरी गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, तीसरी घिसी हुई अर्थव्यवस्था थी, चौथी अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था थी, पांचवी विच्छेदित अर्थव्यवस्था थी, सातवां अगर कहें हम तो आय, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर जमींदारी व्यवस्था थी, आर्थिक प्रगति पूरी तरह से कुंठित हो गई थी, देश की प्रगति एवं आत्मनिर्भरता पूरी तरह से चुनौती बनी हुई थी। अब इसको अगर हम संक्षेप में बच्चों समझें, तो विकासशील अर्थव्यवस्था का मतलब क्या था कि देश आगे की ओर बढ़ रहा था। विकसित देशों की तुलना में हमारा भारत केवल विकासशील बनकर ही रह गया था। वो जिस सीमा तक उसको जाना था, जिस विकास की सीमा तक उसको जाना था, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। गतिहीन यानी व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति आय, देश की आय सब रुक सी गई थी, कोई बढ़ोतरी नहीं थी, उनकी आय दर में किसी तरह का विकास नहीं हो रहा था, इसलिए इसको गतिहीन अर्थव्यवस्था भी कहा गया। फिर आता है घिसी हुई अर्थव्यवस्था। घिसी हुई अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जो भी संसाधन थे भारत के अंदर, जिसका लाभ ब्रिटिश सरकार उठा रहा था, उन सब संसाधनों में अगर कोई खराबी आ जाती थी तो कोई भी उसमें सुधार नहीं किया जाता था, उसी तरह उससे काम लिया जाता था। तो जिससे क्या निष्कर्ष निकल रहा था कि उत्पादन कम होता जा रहा था। उत्पादन में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जो मशीनों की देखभाल होनी चाहिए थी, रख रखाव होना चाहिए था, उन सब में कमी आ रही थी। उस पर ध्यान ब्रिटिश सरकार नहीं दे रही थी। जमींदारी व्यवस्था, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि उन्होंने जगह जगह जमींदार बना दिए थे और वो जमींदारों से कर वसूली करते थे और वो जमींदार किसानों से कर लेते थे और इस तरह से ब्रिटिश सरकार अपना राजस्व का लाभ कमाता था। तो जमींदार जो थे, जो उनकी जी हजूरी में लगे हुए थे, वो तो थोड़े बहुत फायदे में थे, और अगर नहीं लगान दे पा रहे थे तो उनको जमींदारी खोनी भी पड़ रही थी, तो बेचारे बहुत दबाव में थे। तो ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज थे, वो पूरी तरह से भारत पर हावी थे, जमींदारों पर भी हावी थे। गरीबी स्वाभाविक सी बात है, जब ऐसी परिस्थितियां किसी देश में बन जाएंगी तो हमें गरीबी का सामना करना ही पड़ेगा, जो भारत कर रहा था। आर्थिक प्रगति कुंठित हो गई थी, किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हो पा रही थी, आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल डल होता चला जा रहा था और जितना भी लाभ, जितना भी फायदा वो सब अंग्रेज को मिलता जा रहा था। इस प्रकार अगर हम कहें बच्चों, तो भारत सब कुछ संसाधनों से लिप्त होते हुए भी वो बहुत खराब स्थिति में, यानी चुनौतीपूर्ण स्थिति में उस समय था। कहने का मतलब क्या है, उसकी प्रगति रुक गई थी और उस जो आत्मनिर्भरता थी भारत के देशवासियों की आत्मनिर्भरता के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ। देश आजाद होने के पहले इतने संघर्ष किए जा रहे थे भारतीयों द्वारा, बहुत से नेताओं द्वारा भी किए जा रहे थे, बहुत से अर्थशास्त्री थे, बहुत से हमारे समाज सुधारक थे जो आगे आ रहे थे, लेकिन किसी की नहीं सुनी जा रही थी। ब्रिटिश सरकार केवल अपने लाभ में लगा हुआ था और भारत चुनौतियों से जूझ रहा था। भारत के सामने कोई विकल्प नहीं था कि वो कैसे आगे बढ़े, अपनी दयनीय स्थिति को लेकर ही वो अपने जीवन यापन कर रहा था। तो इस प्रकार बच्चों, ये सारी अवस्थाएं जो आप देख रहे हैं, ये भारत स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर या स्वतंत्रता के पूर्व झेल रहा था। और इसी चुनौती को दूर करने के लिए जो हमने आपको बाद में बताया कि स्वतंत्रता के बाद
भारत की विकास की क्या स्थिति थी, फिर थोड़ा बहुत जो विकास हुआ और जो आज भी आप देख रहे हैं उसकी चर्चा बच्चों अभी हमने आपको सर्वप्रथम बताया स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या अवस्था थी। अब हम आपको बताएंगे कि पूर्व संध्या पर जो भारतीय सहन कर रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, जिस चीज को झेल रहे थे, जो चीज उनके सामने चुनौती बनी हुई थी, जिस गरीबी का वो पालन करके अपने जीवन आगे बढ़ा रहे थे, उनमें क्या सुधार आया कि नहीं आया। उनमें सरकार द्वारा स्वतंत्र होने पे हमारी भारतीय सरकार ने क्या प्रयास किए, सफल हुए नहीं हुए, उसका क्या नतीजा हुआ बच्चों, उसका क्या परिणाम हुआ। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था। हम लोगों ने अब तक जितना भी पढ़ा, अब उससे संबंधित हमें करना क्या होगा, चाहे इसको हम गृह कार्य बोले या क्रियात्मक गतिविधि बोले। तो सबसे पहला प्रश्न आपको क्या करना है, स्वतंत्रता के समय हमारे देश की जनता अपनी आजीविका के लिए क्या क्या कार्य करती थी। पहले तो आपको इसका उत्तर देना होगा। और आज जनता के मुख्य व्यवसाय क्या हैं, इसकी भी जानकारी आपको हासिल करके और अपने नोटबुक में लिखना होगा। दूसरा प्रश्न, देश में चल रहे आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखकर वर्ष 2020 में, यानी जो वर्ष चल रहा है, आप किस प्रकार के व्यावसायिक परिदृश्य की कल्पना करेंगे। बच्चों, अपनी कल्पना के आधार पर इसका भी उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखें। तीसरा प्रश्न, अपने आसपास के गांव और शहरों के स्वतंत्रता पूर्व, यानी जब हमारा देश गुलाम था, स्वतंत्रता पूर्व के चित्र आपको संग्रहित करना है। उनको संग्रहित करके एक जगह उसका कलेक्शन करें। और चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, करना है आपको कि अपने शिक्षक के सहयोग से, जो बच्चा जिस शिक्षक के संपर्क में है उनके सहयोग से इस विषय पर, यानी स्वतंत्रता के पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी पर परिचर्चा करें। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न का भी उत्तर दें कि क्या भारत में जमींदारी प्रथा का सचमुच उन्मूलन हो गया है। बच्चों, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखें और बताएं कि आपके द्वारा किस तरह से इसका समाधान किया जा सकता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद।